नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निवेदिता मिश्रा आपके अपने चैनल नमो शिवाय एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हम लोगों ने वर्णमाला की परिभाषा पढ़ी थी, क्या होती है, और स्वर व्यंजन देखे थे, क्या होते हैं। आज हम लोग आगे देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग स्वरों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। हम लोगों ने स्वरों को 5 भागों में बांटा है, जिसमें से प्रथम है उच्चारण अवधि के आधार पर, उसके बाद ओष्ठाकृति के आधार पर, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर और नासिका के आधार पर। तो उच्चारण अवधि के आधार पर भी स्वर के 2 भेद होते हैं, पहला लघु स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। उसी प्रकार ओष्ठाकृति के आधार पर भी स्वर के 2 भेद होते हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। और मुखाकृति के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं, समवृत स्वर, अर्धसमवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। उसी प्रकार नासिका के आधार पर भी स्वर के 2 भेद होते हैं, पहला निर्नुनासिक और दूसरा अनुनासिक। निर्नुनासिक जो है इसी को हम लोग सानुनासिक भी कहते हैं। अब चलिए हम लोग आगे एक एक स्वर को उठा के देखते हैं कि मतलब इसके अंदर अब हम लोग एक एक स्वर के बारे में देखेंगे कि उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर क्या होते हैं और उच्चारण अवधि ही इसका नाम क्यों दिया गया है। उच्चारण अवधि, उच्चारण मतलब बोलना होता है, अवधि मतलब समय सीमा होती है। अवधि और अवधि बच्चों 2 होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अवधि ये वाली जो छोटी की मात्रा वाली अवधि है, इसका मतलब समय सीमा होता है, और जो ऐसे लिखा जाता है अवधि बड़ी ई की मात्रा धा में लगती है, उसका मतलब होता है भाषा। अवधि भाषा भी होती है। तो चलिए उच्चारण अवधि के आधार पर मतलब बोलने में लगने वाले समय के आधार पर इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे। इसके आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, पहला लघु स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। हिंदी व्याकरण में उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, पहला लघु स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। लेकिन संस्कृत में यही 3 भेद होते हैं, पहला लघु स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है और तीसरा प्लुत स्वर होता है। पर अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी व्याकरण में उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आप लोगों को 2 ही बताना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग लघु स्वर क्या होते हैं। लघु, लघु नाम से ही पता चल रहा है छोटा अर्थात कम, मतलब वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब जिनको हम जल्दी से बोल देते हैं, जैसे छोटा आ, मतलब एक ही मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम लोग लघु स्वर कहते हैं। जैसे मतलब लघु स्वर कौन कौन से होते हैं, तो चलिए देखते। छोटा आ हो गया, छोटी ई, छोटा ऊ और री। आप लोग खुद बोल के देखिए, इनमें कितना छोटा सा समय लग रहा है, इनको उच्चारित करने में हम लोगों को कितना थोड़ा समय लग रहा है। हम लोग एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि ऐसा क्यों है, इन्हें लघु स्वर ही क्यों कहा जाता है। तो आप लोग विशेष करके एक बात लिखेंगे, इन्हें मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इन्हें मूल स्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि छोटा, छोटी, छोटा और री के संयोग से ही आगे के स्वर बनाए जाते हैं। जैसे छोटा आ में अगर बड़ा की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन गया, बड़ा, मतलब दीर्घ स्वर बन गया। इसी प्रकार से छोटी ई से ही बड़ी ई बना हुआ है, छोटा ऊ से ही बड़ा ऊ बना हुआ है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं दीर्घ स्वर क्या होते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ के नाम से ही पता चल रहा है लंबा अर्थात बड़ा, मतलब ऐसे स्वर जिनको बोलने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब लघु स्वर के अकॉर्डिंग ज़्यादा टाइम लगता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटा हो, बड़ा हो गया,
बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। आप लोग एक बार खुद उच्चारण करके बोल के देख लीजिए कि छोटा आ बोलने में कम समय लगता है या बड़ा आ बोलने में कम समय लगता है। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। बस अगर दीर्घ स्वर और लघु स्वर में कंफ्यूजन हो तो बस एक बार उच्चारण करके देख लेना आप। छोटा आ मतलब लघु स्वर, बड़ा आ मतलब दीर्घ स्वर। जिनको बोलने में कम समय लगे वो लघु स्वर, जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगे वो दीर्घ स्वर। और बड़ा, छोटी और बड़ा ऊ ये सजातीय स्वर हैं। सजातीय स्वर इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये एक ही प्रकार के स्वर से मिलके बने हैं। जैसे यहाँ साइड में देखेंगे आप लोग, छोटा आ प्लस छोटा आ इज इक्वल टू बड़ा आ, मतलब समान स्वर से ही तो बने हुए हैं, इसी वजह से इन्हें सजातीय स्वर कहा जाता है। और विजातीय स्वर छोटी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। आप लोग खुद देखिए, ये सजातीय हैं, मतलब एक ही जात के स्वर से मिलके बने हैं, इसी वजह से इन्हें सजातीय स्वर कहा गया है। और जैसे यहाँ पर है ए, ओ, औ, ये सब है वो अलग अलग स्वरों के संयोग से मिलकर बने हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बने हैं। जैसे ए बना हुआ है हमारा छोटा आ या छोटा आ बड़ा और छोटी ई या बड़ी ई के संयोग से मिलकर बना है ए, इसी वजह से हम लोग इसे विजातीय स्वर कहते हैं। इसी प्रकार ए बना हुआ है, इसी प्रकार ओ बना हुआ है और इसी प्रकार औ बना हुआ है। हम लोगों ने क्या पढ़ा? उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। ओष्ठाकृति मतलब नाम से ही पता चल रहा है। ओष्ठा मतलब ओष्ठ मतलब हमारे होंठ। इसके आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला जो होता है वृत्ताकार स्वर और दूसरा अवृत्ताकार स्वर। अब हम लोग जानेंगे कि वृत्ताकार स्वर क्या होता है। वृत्ताकार मतलब नाम से ही पता चल रहा है, वृत्ताकार वृत्त के आकार का मतलब गोले के आकार। ऐसे स्वर जिनको बोलने में हम लोगों के होंठ जो हैं वृत्त के समान, गोले के समान हो जाते हैं, मतलब गोल हो जाते हैं, उन्हें हम लोग वृत्ताकार स्वर कहते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ उच्चारण करके बोलेंगे, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखिए बोल के, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। समझ में आ गया? ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में मुख जो होता है हमारा वृत्त के समान गोल हो जाता है। और अवृत्ताकार स्वर क्या होता है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख जो है वृत्त के समान गोल ना होकर फैले रहते हैं, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं हम लोग। जैसे अवृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, री, ए। आप लोग एक बार बोल के देखिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए। मतलब इनके उच्चारण में हमारा मुख गोल नहीं हुआ और वृत्त के समान गोल भी नहीं हुआ और फैले रहे, इसी वजह से इनको हम लोग अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या कवर किया? अब ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। पहला वृत्ताकार स्वर, दूसरा अवृत्ताकार स्वर। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा मतलब जीभ की क्रियाशीलता मतलब कि उसके कार्य करने के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। अग्र स्वर क्या होता है?
वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का आगे का भाग मतलब अगला भाग क्रियाशील रहता है, मतलब जिनको हम लोग अपनी जिह्वा के आगे के भाग से बोलते हैं उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। जैसे कि अग्रस्वर कौन कौन से होंगे? छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और ए। आप लोग खुद बोल के देखिए, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए। इसमें हमारा क्या हुआ? जिह्वा का आगे का भाग ही क्रियाशील रहा, इसे हम लोग अग्रस्वर बोलते हैं। मध्य स्वर क्या होता है? ऐसे स्वर मतलब जिनको बोलने में हमारी जिह्वा का बीच वाला भाग या मध्य वाला भाग क्रियाशील रहेगा, मतलब काम करेगा, उसे हम लोग मध्य स्वर बोलेंगे। मध्य स्वर जो होता है हमारा सिर्फ छोटा आ है, खाली छोटा आ ही ऐसा स्वर है जो हम लोग अपनी जिह्वा के मध्य भाग से बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं और पश्च स्वर की डेफिनेशन क्या होती है। पश्च स्वर, पश्च मतलब पिछला, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारी जिह्वा का पिछला भाग क्रियाशील रहता है उसे हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। मतलब ऐसे स्वर जिनको हम लोग अपने जिह्वा के पिछले भाग से उच्चारित करते हैं उसे हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं। बड़ा आ हो गया, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इन लोगों को, इन सारे स्वरों को पिछले भाग से उच्चारित होने के कारण जिह्वा के, इसी वजह से इन्हें हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या कवर किया? जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब आगे हम लोग देखेंगे अपना चौथा भेद, स्वरों के वर्गीकरण का चौथा भेद, मुखाकृति के आधार पर, मतलब मुंह की आकृति के आधार पर, मतलब मुंह के बोलने के आधार पर कितने भेद होते हैं। मुखाकृति के आधार पर हम लोगों के चार भेद होते हैं। पहला समृद्ध स्वर, दूसरा अर्ध समृद्ध स्वर, फिर तीसरा विवृत स्वर, चौथा अर्धविवृत स्वर। तो चलिए हम लोग देखते हैं समृद्ध स्वर कौन से होते हैं। समवृत मतलब समवृत का अर्थ देखिए यहाँ पे, सम और प्लस वृत, मतलब सम मतलब समान और वृत मतलब गोला। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख वृत्त के समान बंद रहता है, मतलब सबसे कम खुलता है, ऐसे स्वरों को हम लोग समृद्ध स्वर कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, समृद्ध स्वर क्या होते हैं? सम का मतलब होता है समान और वृत्त का मतलब होता है गोले। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख वृत्त के समान अर्थात गोले के समान बंद रहता है, ऐसे स्वरों को हम लोग समृद्ध स्वर कहते हैं। और मतलब ऐसे स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह जो है वो सबसे कम खुलता है। जैसे समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री से ऋषि। आप लोग एक बार उच्चारण करके देखिए, समृद्ध स्वर है या नहीं है। यहाँ पर तो आप लोग खुद से एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं, जो भी पढ़िए उनको उच्चारण करके देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि यहाँ कोई डाउट रह जाए। समृद्ध स्वर मतलब जो मुख है हमारा वो वृत्त के समान बंद रहेगा और मुख सबसे कम खुलेगा, ऐसे स्वर समृद्ध स्वर होंगे। जैसे छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री से ऋषि। अब आगे हम लोग देखेंगे मुखाकृति के आधार पर कौन सा भेद होता है। दूसरा होता है अर्ध समृद्ध स्वर होता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृद्ध स्वरों की तुलना में आधा बंद रहे, अर्ध समृद्ध स्वर कहलाते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? अर्ध का मतलब होता है आधा और समृद्ध मतलब सम मतलब समान, वृत्त मतलब गोला। मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में समृद्ध स्वर में क्या होता है, हमारा मुख पूरा गोले के समान बंद रहता है। तो अर्ध समृद्ध में क्या होगा? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख गोले के समान बंद ना रहकर आधा बंद रहता है, ऐसे स्वर को हम लोग अर्ध समृद्ध कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? ए और ओ। आप लोगों को डेफिनेशंस तो याद नहीं करनी पड़ेंगी क्योंकि जो इनके नाम हैं
यही आप लोगों को पूरा डिफाइन कर दे रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, पर आप लोगों को एग्जाम्पल्स ज़रूर याद करने पड़ेंगे। और एग्जाम्पल्स कुछ भी नहीं याद करना है, बस एक बार आप बोल के देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा समृद्ध स्वर है, कौन सा अर्ध समृद्ध स्वर है। और जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, एक एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कई एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब आगे हम लोग अपना देखेंगे कौन से स्वर होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे विवृत स्वर। विवृत स्वर, विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान खुला हुआ रहता है, उन्हें हम लोग वृत्त के समान बंद ना होकर मुंह खुला हुआ रहता है, ऐसे स्वर को हम लोग विवृत स्वर कहते हैं। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद ना होकर खुला रहता है, ऐसे स्वर को हम लोग विवृत स्वर कहते हैं। विवृत स्वर का उदाहरण क्या है? बड़ा। आप लोग बोल के देख लीजिए, विवृत का अर्थ ही खुला हुआ है। और उसी प्रकार हम लोग देखेंगे अर्धविवृत। अर्धविवृत क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत स्वर के समान खुला ना रहकर खुला हुआ ना रहकर आधा खुला और आधा बंद रहता है, ऐसे स्वरों को हम लोग अर्धविवृत स्वर कहते हैं। फिर से रिपीट करूंगी, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत स्वर की तुलना में आधा बंद और आधा और अर्ध समृद्ध स्वरों की तुलना में ज़्यादा खुला सा रहता है, अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं। अब अर्धविवृत स्वर कौन कौन से होते हैं हम लोग ये देखेंगे। अर्धविवृत स्वर हमारा होता है छोटा ए और औ। छोटा ए और औ कैसे हैं? अर्धविवृत स्वर है। हम लोगों ने कितना कवर किया? स्वरों के वर्गीकरण के 4 भाग को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 5वां भाग, नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नासिका नाम से ही समझ में आ रहा है, नासिका मतलब नाक के बोलने के आधार पर, नाक से जो वर्ड निकलते हैं। तो उसका प्रथम भेद है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक में होता है ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हम लोग नाक से करते हैं। ऐसा स्वर जिनका उच्चारण हम लोग सिर्फ मुख से करते हैं। जिनका उच्चारण हम लोग सिर्फ मुख से करते हैं, उसमें नासिका का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है, उसे हम लोग निर्नुनासिक कहते हैं। निर्नुनासिक क्या होता है? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हम लोग मुख से करते हैं, नासिका का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें निर्नुनासिक कहते हैं। निर्नुनासिक स्वर कौन से होते हैं? निर्नुनासिक में सभी स्वर आते हैं। सभी स्वरों को आप लोग बोल के देख लीजिए, उसमें नासिका का हम लोग कहीं भी प्रयोग नहीं करेंगे। निर्नुनासिक का उदाहरण क्या है? सभी स्वर। और नासिका के आधार पे दूसरा भेद देखेंगे हम लोग, अनुनासिक या सानुनासिक। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हम लोग नासिका का प्रयोग करते हैं, मतलब मुख के साथ साथ नासिका से भी हम लोग बोलते हैं। ऐसी ध्वनियों को हम लोग अनुनासिक, सानुनासिक या अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक और सानुनासिक का एग्जाम्पल क्या है? आ के ऊपर चंद्र बिंदु, बड़ा आ के ऊपर चंद्र बिंदु, ई के ऊपर चंद्र बिंदु, और ऐसे ही करके आगे सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप लोग समझ सकते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्वरों का वर्गीकरण। और स्वरों के वर्गीकरण में कितना कवर किया? 5 भेद। पहला उच्चारण अवधि के आधार पर, दूसरा ओष्ठाकृति के आधार पर, तीसरा जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, चौथा मुखाकृति के आधार पर, और 5वां नासिका के आधार पर। अब हम लोग अपनी क्लास के आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण क्या होता है। व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं। अयोगवाह वर्ण मतलब ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें ना कि हम लोग स्वरों में गिनते हैं और ना ही व्यंजनों में गिनते हैं। अयोगवाह तो आप सभी लोग जानते ही हैं क्या कौन कौन से वर्ण हैं।
अंग और आहा दो ही वर्ण जो हैं वो हमारे अयोगवाह वर्ण हैं। अंग और आहा, यहाँ पर सॉरी लिख नहीं जा रहा है, अंग और आहा। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोग 8 भेद में पढ़ेंगे। पहला जो है वो स्पर्शी व्यंजन है। नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पर्शी व्यंजन मतलब स्पर्श। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारे मुख में विभिन्न अवयवों का स्पर्श किया जाता है उन्हें हम लोग स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और टा वर्ग के प्रारंभ के 4 वर्ण। प्रारंभ के 4 वर्ण स्पर्शी व्यंजन। आप लोग समझ नहीं पाए होंगे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग। तो चलिए मैं समझाती हूँ। का वर्ग का मतलब है का, खा, गा, घा। टा वर्ग का मतलब है टा, ठा, डा, ढा। और ता वर्ग का मतलब है ता, था, दा, धा। और पा वर्ग का मतलब है पाफा, बाभा, मा। और स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 16 होते हैं। इनको याद करने का तरीका है का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और टा वर्ग प्रारंभ के 4 वर्ण जो होते हैं वो हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा भेद पढ़ेंगे संघर्षी व्यंजन। नाम से समझ में आ रहा है संघर्षी मतलब ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में 2 अव्यय इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, मतलब छोटा, संघर्ष करना पड़ता है उनको बोलने के लिए। और वायु जो होती है घर्षण मतलब संघर्ष के साथ बाहर निकलती है। इसी वजह से हम लोग इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, स, सा और हा। उच्चारण करके देखिए। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में 2 अव्यय इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है और वायु घर्षण अर्थात संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, ऐसे व्यंजन को हम लोग संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? श, स, सा और हा। विशेष करके लिखेंगे संघर्ष के कारण वायु गर्म हो जाती है और इसीलिए इन्हें हम ऊष्म वर्ण भी कहते हैं अर्थात ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में समय अपेक्षाकृत अधिक होता है। स्पर्श संघर्षी मतलब पहले स्पर्श भी होगा और फिर संघर्षी भी होंगे व्यंजन। संघर्षी व्यंजन में क्या होता था कि बीच का मार्ग 2 अव्यय इतनी निकटता पर आ जाते थे कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता था। ऐसे इसमें वे व्यंजन जिनके उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? चा, छा, जा और झा। इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा भेद नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण नासिका का प्रयोग अर्थात प्रमुख वेग जो है हमारा नासिका से निकलता है। मतलब ऐसे व्यंजन जिनको हम लोग नासिका से बोलते हैं उन्हें हम लोग नासिक के व्यंजन कहते हैं। नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। और प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होने के कारण इन्हें हम लोग पंचम वर्ण भी कहते हैं। अब उसके बाद अगला भाग देखेंगे हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं। उत्क्षिप्त नाम से ही समझ में आ रहा है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त मतलब फेंका हुआ। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारी जिह्वा को ऐसा महसूस होता है कि जैसे इन्हें कोई फेंक रहा हो, इसी वजह तो इन्हें हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा ऐसा महसूस करती है कि इन्हें कोई फेंक रहा हो, तो इसी वजह से ये लोग उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? अड और अढ़। अड, अढ़ 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हैं और इनके विशेष करके लिखेंगे आप लोग अन्य नाम कौन कौन से हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन को ही हम लोग द्विगुण व्यंजन, ताड़न जाति और द्विपृष्ठ वर्ण भी कहते हैं।
इन्हें हम लोग क्या क्या कहते हैं? ताड़न जात, द्विगुण और द्विपृष्ठ वर्ण भी कहते हैं। अगला भाग हम लोग देखेंगे प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित नाम से ही समझ में आ रहा है कंपन। ऐसे व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, मतलब जिह्वा में हमारे कंपन होता है, प्रकंपित व्यंजन कहलाते हैं। प्रकंपित व्यंजन कौन सा है हमारा? रा। रा है हम लोगों का प्रकंपित व्यंजन। इसे हम लोग लुंठित वर्ण भी कहते हैं। कंपन के कारण हमारी जिह्वा को ऐसा लगता है कि जैसे हमारी जिह्वा लुंठित हुई जा रही, इसी वजह से हम लोग इन्हें लुंठित वर्ण भी कहते हैं। फिर अगला भेद देखेंगे हम लोग पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से होते हैं। पार्श्व का अर्थ है पास, मतलब ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा हमारी मसूड़ों को छूती है और हवा का प्रमुख वेग जिह्वा के आसपास से निकल जाता है, ऐसे व्यंजन को हम लोग पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण है ला। पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण है ला। आप लोग उच्चारण करके बोलिए, पार्श्विक व्यंजन उच्चारण करके देखिए पार्श्विक व्यंजन क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आखिरी भेद व्यंजनों के वर्गीकरण का, जो है संघर्षहीन व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा को संघर्ष नहीं करना पड़ता है, उन्हें हम लोग संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। नाम से ही समझ आ रहा है संघर्षहीन, मतलब संघर्ष नहीं करना पड़ता है। संघर्षहीन व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या और वा। संघर्षहीन व्यंजन स्वरों से मिलते जुलते हैं, इसी वजह से हम लोग इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। संघर्षहीन व्यंजन स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण इन्हें हम लोग अर्ध स्वर भी कहते हैं। देखिए, क्योंकि इनको उच्चारण करके आप लोग देखिए, क्योंकि इनके बोलने में हमें थोड़ा सा भी संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है। या और वाह इतनी जल्दी से बोल ले रहे हैं, जिस वजह से इन्हें संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं और अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो आज का एक प्रश्न है, स्वरों के अलावा किन वर्णों में संघर्ष नहीं करना पड़ता है? ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। और कल का एक क्वेश्चन था जो हम लोग डिस्कस करेंगे। कल का क्वेश्चन था कि पंचम वर्णों का क्रम लिखिए। पंचम वर्णों का क्रम लिखिए। स्पेस कम है तो क्वेश्चन तो मैं नहीं लिख पाऊंगी, लेकिन मैं पंचम वर्णों का क्रम लिख के दिखा रही हूँ आप लोगों को। इसका सही उत्तर किसी ने भी नहीं बताया कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर है अंगा। अंगा में बिंदी नहीं लग रही है यहाँ, आप लोग समझ लेना। इया, अड़ा, ना और मा। पंचम वर्णों का क्रम कौन कौन सा है? अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। ये जो है हम लोगों का पंचम वर्णों का क्रम है। और स्वरों के अलावा किन वर्णों में संघर्ष नहीं करना पड़ता है, ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है। उम्मीद है आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और थैंक यू फॉर योर अटेंशन। और उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास हमारी बहुत अच्छी लगी होगी। और इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।